हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सीपीसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्लीडिंग, जिसे ऑर्डर नंबर 6 में डिफाइन किया गया है। प्लीडिंग होता क्या है और इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके डेवलपमेंट क्या होते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्लीडिंग होता क्या है। प्लांट एंड रिटन स्टेटमेंट इक्वल टू प्लीडिंग। अब प्लांट क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी हूँ, इसको हम लोग समझते हैं पहले। यहाँ पर प्लेंटिव का हाउस है, हाउस में 11 मंथ से रेंट बाकी है जो कि डिफेंडेंट के द्वारा दिया नहीं जा रहा है। तो प्लेंटिव जो है कोर्ट में प्लांट देता है कि मेरा जो है 11 मंथ से किराया बाकी है, रेंट बाकी है, जो कि डिफेंडेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। ओके, तो ये हो जाती है प्लांट। अब यहाँ पर डिफेंडेंट के द्वारा रिटन स्टेटमेंट दिया जाएगा कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी है, जिसकी वजह से वो फिर एक हो जाता है एक्सेप्टेंस एंड आपका हो जाता है कि डिनाई, कि मीन्स अब यहाँ पे डिफेंडेंट का काम होगा कि रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से किस तरीके से जो प्लांट दिया गया है प्लेंटिव के माध्यम से, तो उसको जो है आपको डिनाई करना है या फिर एक्सेप्टेंस करना, ये आपका काम है, डिफेंडेंट का काम है। तो ये आपका रिटन स्टेटमेंट हो जाता है। अगर आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज करना है तो आप जो है सीपीसी लेक्चर के अंतर्गत आप निर्विला क्लासेस के प्लेलिस्ट में प्लांट एंड रिटन स्टेटमेंट दोनों के बारे में मैंने डिफाइन करी हूँ, डिस्कशन करी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया प्लांट एंड रिटन स्टेटमेंट जो है हो जाता है प्लीडिंग। अब प्लीडिंग को हम लोग हिंदी में अभिवचन कहते हैं। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो पार्टी है उसको आश्चर्यचकित होने से बचाना कि इशू क्या है। ओके, यहाँ पर प्लांट के माध्यम से पार्टी को पता चल जाता है कि कौन सी इशू है, कोर्ट को भी पता चल जाता है कि क्या इशू है, भाई किस कारण से ये लोग कोर्ट में पहुंचे हैं। एंड यहाँ पर ये भी बात पता चलती है कि जैसे कि जो कोर्ट की कमी होती है, मीन्स की टाइम की, कोर्ट के पास टाइम की कमी होती है, वो भी बचत होता है कि प्लांट के माध्यम से उसे पता चल जाता है कि इशू क्या है, रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से पता चल जाता है कि इशू क्या है। एंड बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसे हमें समझना आवश्यक है, जैसे खर्चों एवं विलंब की कमी हो जाती है या फिर न्यायालयों को सहायता होती है, अनावश्यक बातों का उसमें उन्मूलन किया जाता है कि अनावश्यक बात जो है उसमें लिखा नहीं होना चाहिए। प्लांट एंड रिटन स्टेटमेंट का यही ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक केस है थ्रॉप वर्सेस होल्ड्सवर्थ के माध्यम से आपको ऑब्जेक्ट बताया गया कि ये सब ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पर रूल नंबर 2 के माध्यम में क्या कहा गया है? रूल नंबर 2 में 4 ऐसे पॉइंट है जिसे जानना बहुत जरूरी है। रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का अगर आप एग्जाम देते हैं तो इसमें जो है रूल नंबर 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड रूल नंबर 1 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है एंड इम्पॉर्टेंट रूल को डिस्कशन करें। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 में 4 ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाता है प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट नॉट लॉ। मीन्स कि आप जो है प्लीडिंग में सिर्फ फैक्ट को डिस्कशन करेंगे, ना कि लॉ को। फैक्ट को लिखना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये आपका प्लेंटिव के द्वारा जो हाउस रहती है उसमें डिपेंडेंट का 11 मंथ का जो रेंट बाकी है, तो उसमें आपको यही फैक्ट लिखना है कि हाँ भाई, यह कि 11 मंथ से किराया जो है नहीं दिया गया है डिफेंडेंट के माध्यम से। तो आपको ये सब लॉ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। किराएदारी अधिनियम के अंतर्गत मुझे ये मिलना चाहिए, ये अधिनियम, ये एक्ट के अंतर्गत मुझे ये किराया मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपको लॉ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ जो है कोर्ट का काम है डिसाइड करना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट में। द फैक्ट स्टेटेड शुड बी मटेरियल। फैक्ट जो है मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल मीन्स हो जाता है कि सारवान तथ्य होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर दिल्ली से मुंबई जाने के क्रम में आपके साथ में जो घटना घटी है उसको डिफाइन करने की यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीपली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको यही चीज़ लिखना होगा कि दिल्ली से मुंबई जाने के क्रम में मेरे साथ में ये घटना घटी। तो ये आपका हो जाता है मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। अनावश्यक बातों का उसमें विवरण देने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके हो जाते हैं सेकंड पॉइंट के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट आता है प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस। एविडेंस देने की जरूरत नहीं है।
साक्ष्य। कोई भी आप प्लांट या रिटेन स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसमें आपको एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्लीडिंग के अंतर्गत जो ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत ही आपको एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है उसमें आप जो है एविडेंस जो है, जो आप रिट पिटीशन दायर करते हैं उसके अंतर्गत जो आप जो है एविडेंस वगैरह दे सकते हैं, बट इसके अंतर्गत जो प्लांट एंड रिटेन स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं उसमें आप जो है एविडेंस नहीं देंगे। ओके, अब यहाँ पर फैक्ट ऑफ प्रोविंसिया एंड फैक्ट ऑफ प्रोबेंडा दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत हम लोग समझेंगे फैक्ट ऑफ प्रोविंसिया एंड फैक्ट ऑफ प्रोबेंडा क्या होता है। द फैक्ट, जो फोर्थ पॉइंट है, द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन कंसाइज फॉर्म। कोई भी आपने प्लांट एंड रिटेन स्टेटमेंट दिया है तो वो कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स संक्षेप में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अनावश्यक बातों का उसमें विवरण नहीं देंगे, आप जो है ऐसी दलीलें नहीं देंगे कि कोर्ट को जो है बहुत ही अनावश्यक लगे, या फिर कोई भी बातों को आप रिपीट नहीं करेंगे। आप जो है कितने से कितने संक्षेप में लिख सके, कंसाइज फॉर्म में लिख सके कि कोर्ट जो है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके, तो इस तरीके का प्लांट एंड रिटेन स्टेटमेंट आप देंगे। अब फैक्ट ऑफ प्रोविंसिया एंड फैक्ट ऑफ प्रोबेंडा क्या होता है। फैक्ट ऑफ प्रोविंसिया आपको नहीं देना है। फैक्ट ऑफ प्रोविंसिया मीन्स होती है कि दिल्ली से मुंबई जाने के क्रम में मैंने जो है इस स्टेशन पे गाड़ी रुकी, ट्रेन रुकी, तो मैंने जो है समोसा खाया। समोसा जो है हरी चटनी के साथ था, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छे लगने के कारण मैं बहुत 2-3 समोसा खा गया, जिसके कारण ट्रेन चलने लगी। भाग के मैंने ट्रेन में बैठा, भाग के बैठने के क्रम में क्या हुआ कि मेरे साथ में ये घटना घटी। इतना सारा आपको अनावश्यक विवरण देने की जरूरत नहीं है, ये आपका फैक्ट ऑफ प्रोविंसिया कहता है। तो यहाँ पर ये कट है, मीन्स कि इस तरीके का आपको विवरण देने की जरूरत नहीं है। आपको फैक्ट ऑफ प्रोबेंडा देना। फैक्ट ऑफ प्रोबेंडा क्या हुआ, दिल्ली से मुंबई जाने के क्रम में ये घटना घटी, बस यही चीज फैक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये आपका फैक्ट ऑफ प्रोबेंडा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। रूल नंबर 2 के जो 4 पॉइंट थे उसको आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं कि प्लीडिंग के अंतर्गत और भी ऐसे रूल्स हैं जिसको हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ये रूल जो है इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 14 क्या कहता है। रूल नंबर 14 जो है कहता है प्लीडिंग टू बी साइंड। प्लीडिंग जो प्लांट एंड रिटेन स्टेटमेंट दे रहे हैं वो साइंड होने चाहिए। साइंड मीन्स की सिग्नेचर होना चाहिए। किसके द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए, आप तो प्लांटिफ के द्वारा दिया जा रहा है, रिटेन स्टेटमेंट डिफेंडेंट के द्वारा दिया जाता है। प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट के द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए। प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट जो है रिटेन स्टेटमेंट एंड प्लांट नहीं दे रहे हैं तो प्लीडर के द्वारा अगर दिया जाता है प्लीडर का साइन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। रूल नंबर 15 क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन मीन्स की सत्यापन किया हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एफिडेविट की जरूरत है तो एफिडेविट भी दिया हुआ रहना चाहिए, साइंड होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, मुहर लगी हुई होनी चाहिए। हर एक चीज का उसमें विवरण दिया हुआ रहना चाहिए ताकि जो है कोर्ट जो है उसको निरस्त ना कर सके। ओके, यहाँ तक क्लियर है। रूल नंबर 16 क्या होता है, स्ट्राइकिंग ऑफ प्लीडिंग। स्ट्राइकिंग ऑफ प्लीडिंग मीन्स होती है कि ऐसे कपट पूर्वक आपने कुछ ऐसा प्लीडिंग दे दिया है कि कोर्ट को लगे कि बहुत ही घटिया तरीके की बातें जो है कही गई है। एंड बेयर एक्ट के अंतर्गत और भी बातें कही गई है, जैसे कि जो अनावश्यक हो, कलंकात्मक हो, तुच्छ हो या तंग करने वाली हो, या फिर न्यायालय की प्रक्रिया का, न्यायालय की जो प्रोसीडिंग है उसका दुरुपयोग करता हो। इस तरीके की अगर बातें आपने लिखी है, इस तरीके की बातों को आपने दिया है तो न्यायालय जो है रोक सकता है, न्यायालय जो है स्ट्राइकिंग कर सकता है। किस चीज को स्ट्राइकिंग कर सकता है, प्लीडिंग को स्ट्राइकिंग कर सकता है, आदेश दे सकेगा। किसी भी अभिवचन में कोई भी ऐसी बातों को काट सकता है या फिर संशोधित कर सकता है। यहाँ पर रूल नंबर 17 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे आपने प्लेन दिया या फिर रिटेन स्टेटमेंट दिया, उसमें जो है आपने जो है अमाउंट जो है 5000 की जगह पे 6000 लिख दिया है। तो आप जो है इस तरीके की बातों को, जैसे कि 5000 की जगह पे 6000 लिख दिया है, या फिर आपने डेट जो है 7 देना चाहिए था लेकिन आपने डेट जो है 17 लिख दिया है, तो इस कंडीशन में आप जो है जो प्लीडिंग है उसको अमेंडमेंट करने के लिए कोर्ट को आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 17 के अंतर्गत ये कहा गया। रूल नंबर 18 में फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर मीन्स कि जैसे कि कोर्ट ने आपको कह दिया कि आप जो है प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं, आपको 14 दिन का वक्त देगा कोर्ट, 14 दिन का वक्त देगा।
14 दिन के अंदर जो है, 14 डेज के अंदर जो है आपने जो है प्लीडिंग को संशोधित नहीं किया, अमेंड नहीं किया, तो यहाँ पर कोर्ट जो है आगे डेट नहीं बढ़ाएगा। 14 दिन के अंदर ही आपको जो है 5000 से 5000 की जगह पर अगर आपने 6000 कर दिया या फिर 7 की जगह पर 17 लिख दिया है, तो इस तरीके की बातों को आपको करने के लिए, संशोधित करने के लिए 14 दिन का वक्त देता है। 14 दिन के बाद अगर आप नहीं करते 14 दिन के अंदर, तो उसको डेट आगे नहीं बढ़ाएगा कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के पास बहुत सी ऐसी काम होती है, सिर्फ अमेंड करना ही काम नहीं होता है। तो एक नियत समय दिया हुआ है, नियत समय के अंदर ही आप कार्यों को करेंगे। यहाँ पर रूल नंबर 1 से लेके जो भी इम्पोर्टेंट रूल थे, रूल नंबर 18 तक हम लोग ने समझ लिया, और भी जो भी छूटे हुए रूल हैं उसको आप बेयर एक्ट में समझ लेंगे। इम्पोर्टेंट रूल मैंने डिस्कशन कर दिया है। आई थिंक आपको अभिवचन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, प्लीडिंग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो है हम लास्ट में पूछना चाहेंगे आपसे, कि आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि प्लीडिंग जो है क्या होती है, प्लीडिंग क्या होती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इतनी मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए लाइक एंड कमेंट जरूर करें, एंड कमेंट बॉक्स में आप जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करूंगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।